नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। राजनीतिक दलों के साथ साथ अब देश भी चुनावी मोड में आता दिख रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद देश की सत्ता का फाइनल मुकाबला होना है, जिसको लेकर सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी जहां विकास के साथ साथ मंदिर मुद्दे को लेकर एक बार फिर माहौल बनाने की कोशिश कर रही, तो कांग्रेस राफेल के अलावा नोटबंदी और जीएसटी को चुनावी मुद्दा बनाने के संकेत पहले से ही दे रही। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। नक्सलवाद पर विपक्ष के दोहरे रवैये को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नक्सलवाद को खत्म करने की बात करते हैं तो कांग्रेस अर्बन नक्सलियों को क्रांतिकारियों का दर्जा देती। सरकार कार्रवाई नक्सलियों पर करती है, लेकिन दर्द कांग्रेस को होता है। वहीं कांकेर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों का पैसा अमीरों की जेब में डाल रही। राफेल को आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला बताने वाली कांग्रेस नोटबंदी को लेकर भी सरकार से माफ़ी की मांग कर रही है। यानी चुनावी महाभारत में मोदी को शिकस्त देने के लिए राहुल गांधी राफेल मुद्दे को धार देने में जुटे हैं। लेकिन इस कथित घोटाले को लेकर अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि जिस राफेल मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को चोर तक की संज्ञा दी जा रही है, क्या वो मुद्दा विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार होगा? विकास के मुद्दे पर राजनीति का दम भरने वाली सियासी पार्टियां क्या इन मुद्दों से दूरी बनाकर जनता के दिल में अपनी जगह बना पाएंगी? और सबसे अहम, क्या मंदिर और राफेल जैसे मुद्दों को आधार बनाकर देश की जनता अपनी नई सरकार का चुनाव करेगी? आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। चुनावी मैदान में कांग्रेस राफेल और नोटबंदी के मुद्दे को हवा दे रही है, तो बीजेपी नक्सलवाद और राम मंदिर के मुद्दे को उछाल रही है। बीजेपी मंदिर मुद्दे पर माहौल बना रही है। सालों से बीजेपी मंदिर मुद्दे को उछालकर सियासी फसल काटती आई और इसीलिए चुनाव के वक्त फिर मंदिर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के लिए राफेल और नोटबंदी के मुद्दे को धार दे रही है, लेकिन विकास के मुद्दे अब कहीं पीछे छूटते नजर आते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा, कानून व्यवस्था के मुद्दे को कोई भी सियासी दल इतने जोर शोर के साथ नहीं उठा रहा। सवाल है कि आखिर सियासी पार्टियां अपने फायदे के लिए क्यों जनता के मुद्दों को भूल जाती? देश अब चुनावी मोड में। पहले सत्ता का सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल मुकाबला होना है। 5 राज्यों में चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी की जा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास वही रटे रटाए मुद्दे हैं। बीजेपी के पास मंदिर का मुद्दा है, तो कांग्रेस के पास राफेल और नोटबंदी। लेकिन कोई भी पार्टी स्वास्थ्य, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शिक्षा, ग्रामीण विकास पर बात नहीं कर रही। विकास की बातें कहीं पीछे छूटती नजर आती हैं। जनता के बुनियादी मुद्दे नेताओं की जुबान पर भी नहीं चढ़ रहे। नेता उसी मुद्दे को उछालते हैं जिससे उन्हें वोटों का फायदा होगा, लेकिन जनता जिस मुद्दे पर वोट देती है उस मुद्दे को कोई भी नहीं उठाना चाहता। 5 राज्यों में चुनाव चरम पर है और इसीलिए नेता जुबानी जंग को तेज कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। मोदी ने नक्सलवाद पर विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार जब नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो विरोध क्यों? प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अर्बन नक्सली शहरों में रहते हैं। पीएम ने कहा कि नक्सलवाद पर विपक्ष का रवैया दो तरफा है। अर्बन नक्सली को बचाने वाले नक्सलवाद पर बात करते हैं। शहरी नक्सली बड़े शहरों, बड़े घरों में रहते हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां शहरी नक्सलियों को बचाने का प्रयास किया जाता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य को माओवाद से मुक्त करने की बातें की जाती हैं। और एक ऐसी जमात इस चुनाव में लड़ रहे कांग्रेस का लोग जवाब दें कि आप उन अर्बन माओवादियों की रक्षा के लिए बयानबाजी करते हो। उनके खिलाफ अगर सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो आप उनको बचाने के लिए मैदान में आते हो और यहां आकर के नक्सलवाद के खिलाफ ढूलमूल बातें करके वोट तराशते हो। क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या?
प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में थे, इसलिए नक्सली समस्याओं पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, क्योंकि इसी मुद्दे पर यहां पर वोट मिल सकते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया। चुनावी महाभारत में राहुल गांधी ने फिर राफेल और नोटबंदी का मुद्दा उछाला। राहुल ने राफेल के बहाने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि राफेल से देश को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 136 राफेल का सौदा किया था, तय हुआ था कि 526 करोड़ की डील होगी, लेकिन मोदी सरकार ने 526 के बदले 1600 करोड़ रुपए में सौदा कर देश को काफी नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों का पैसा मोदी सरकार ने अमीरों की जेब में डाल दिया। मगर काले धन वाला लाइन में एक नहीं दिखा। आपके जेब में पैसा निकला, फिर माताएं बहनें खड़ी है, बैठी है, इन्होंने पैसा बचाया था, कमाया था, इनके जेब से पैसा निकालकर आपने बैंक में डाला। भाइयों बहनों, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भागा, वो आपका पैसा था। चुनावी महाभारत में मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी राफेल मुद्दे को रफ्तार देने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को चोर तक बता रहे हैं, तो मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं। चुनावी मैदान में वही मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिससे इन्हें फायदा होगा। नेता अपने फायदे की खातिर अपना कैरेक्टर बदलते रहते हैं। राहुल कभी हिंदूवादी नेता बन जाते हैं, तो कभी मोदी मुस्लिमों के रहनुमा बनते दिखाई देते हैं। यानी जहां पर जो मुद्दे उनके लिए फिट बैठते हैं, उस किरदार में नेता अपने आप को फिट कर ही लेते हैं। बीजेपी के 5 सालों में हिसाब देने की बात भूलकर राम मंदिर मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया जा रहा है, तो कांग्रेस बोफोर्स घोटाले के दाग मिटाने के लिए राफेल मुद्दे को धार दे रही है। लेकिन जनता तो जमीनी विकास चाहती है, हवाई विकास नहीं चाहती। आखिर जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा? कौन है जो जनता की समस्याओं को दूर करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को एक बार फिर लेकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष राफेल और नोटबंदी जैसे मुद्दों को हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो मुद्दे जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर आखिर ये सियासी पार्टियां क्यों पीछे जाती नजर आती हैं? क्यों इनको चुने चुनाए मुद्दों को सामने रखकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और क्या आम जनता इस पर भरोसा करेगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से आमिर हैदर जैदी साहब हैं। आप कम्युनिस्ट नेता तो हैं ही, साथ ही पैगाम इंसानियत के राष्ट्रीय कन्वीनर भी हैं। साथ ही अनूप पटेल जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। वाराणसी से निधि यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। और अब से कुछ ही देर बाद खेमचंद शर्मा हमारे साथ होंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अनूप पटेल जी मैं आपसे ही करूंगा। चुनावी मोड में आ चुके हैं पूरी तरह। अच्छा जी, देखिए आज जो आपने बात रखी है कि नरेंद्र मोदी जी वहां पे गए छत्तीसगढ़ पे और उन्होंने जो है कुछ बातें रखी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी वहां पे आज 4 सभा कर रहे हैं। 3 सभा हो चुकी, अभी 1 सभा होनी बाकी है। वहां पे उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 4 से 4.5 साल पहले जब 2014 का इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने 2 मुद्दों पे बात शुरू की थी। 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को, दूसरी बात जो है विकास, और तीसरा ये था कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। अब जब बात जो है 4 से 4.5 साल में इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है, तो अब ये राम मंदिर का मुद्दा और जो है इधर उधर की बात करते हैं। उन्होंने नक्सलवाद की बात की। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव पे
छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल सहित बहुत सारे लीडर कांग्रेस के जो है मारे गए थे नक्सली हमले पे। तो नक्सली हमले के खिलाफ जो है अगर लड़ाई सबसे बड़ी अगर किसी ने लड़ी है तो कांग्रेस ने लड़ी है। नहीं, बात अर्बन नक्सलियों की हो रही जो 2-3 अनूप पटेल साहब। हाँ, नक्सलियों की तुम्हारी नक्सलियों से प्रभावित सबसे ज्यादा पार्टी हमारी रही। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उसमें नक्सली हमले में मारे गए थे और सरकार इनकी है 15 साल से वहां पे। तो सर अगर आपकी पार्टी के नेता इन नक्सलियों को क्रांतिकारी बताएंगे अनूप पटेल साहब, फिर सवाल तो उठेंगे ना। सर कहां बताए? कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा बयान है? ये झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो झूठ तो बोलते ही हैं, चोर भी हैं और झूठ बोलते हैं। इनके पास कोई भी आंकड़ा नहीं। मुझे बता दीजिए कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी भी जो है कांग्रेस के लीडर का जिसपे उन्होंने क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर साहब के बयान को सुना नहीं अनूप पटेल साहब? जी मैंने सुना। राज बब्बर साहब के बयान को आपने ठीक से सुना नहीं। मेरा सवाल ये है मैंने कि आपने कहा 2 करोड़ रोजगार, इस बात का जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो राफेल को मुद्दा बनाने के प्रयास में है, वो नोटबंदी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। सवाल ये है कि विकास के वो मुद्दे जिनका सरोकार आम जनता के साथ जुड़ा है, उन मुद्दों पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल, कोई भी सामने नहीं आना चाह रहे। जी अच्छा जी, मैं इस पे बोलूंगा। देखिए डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस होना चाहिए। अगर आज राहुल गांधी जी की स्पीच आप सुनेंगे तो उन्होंने वहां के लोगों के लिए बात की है कि वहां पे जो 60,000 नौकरियां अभी जो है खाली है टीचर्स की, वहां पे जो है हायर एजुकेशन की 12,000 नौकरियां खाली है, उसको भरेंगे। और साथ साथ किसानों के लिए उन्होंने बोला है कि किसानों का जो मूल्य है, जो पैडी है, धान है, उसका 25 रुपए प्रति क्विंटल करेंगे। और दूसरी बात, खेत के पास जो है फूड प्रोसेसिंग का हम लोग जो है वहां पे छोटा छोटा मिनी प्लांट लगाएंगे। नौकरियां देने के लिए बात हो रही है। और दूसरी बात, अर्थव्यवस्था जो है, इस जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी से 1.5% जीडीपी पूरी घट चुकी है। तो हम तो बात कर रहे हैं किसानों और नौजवानों की। यही तो डेवलपमेंट है। हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सर सवाल ये ना कि चुनावी सीजन है, चुनावी सीजन में वादे तो खूब बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में राजनीतिक दल आ जाते हैं उसके बाद उन वादों पर कितना मुखर होकर काम करते हैं। मैं दोबारा पटेल साहब आपके पास आऊंगा। अच्छा इस पर एक रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का लेना जरूरी है। अशोक ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक ठाकुर जी, इस बार का चुनाव आखिर किन मुद्दों पर होगा? विकास के मुद्दों के साथ बीजेपी जाएगी या फिर मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों का ही सहारा बचा है आप लोगों को? नहीं अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले 4.5 साल के अंदर सभी वर्गों के लिए बहुत सारा काम हुआ है। अगर हम देश की आधारभूत संरचना की बात करें, चाहे वो रोड हो, रेल हो, या गांवों का विकास हो, या किसानों के लिए जो हमने 1.5 गुना जो लागत मूल्य देने का जो वायदा है उसको पूरा करने का काम किया हो, सभी मोर्चों पर सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है और आम जनता के लिए, गरीबों के लिए काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है, आप देखिए कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो इतने वर्षों से इस देश की सत्ता में थी, आज नक्सलवादियों और आतंकवादियों के ऊपर जो है वो आधारित हो गई। आज वो उनको क्रांतिकारी कहती है। जो आतंकवादी है वो इनके लिए माननीय और आदरणीय है। बहुत ये भारत तेरे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग, जो नारा लगाने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े आते हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचते हैं, ऐसे नक्सलवादियों के साथ ये सहानुभूति रखते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। और आज देखिए कि इन्होंने अशोक ठाकुर जी, सिर्फ आरोप लगा देने भर से बात नहीं बनती ना। आप लोग तो सरकार में हैं, अगर कोई इस तरह की साजिश में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लीजिए। नहीं, ये देश इस बात को जानता है कि कोरेगांव हिंसा के बाद जो जांच हुई उसमें 5 नक्सली नेता पकड़े गए जो वैचारिक और आर्थिक और हर तरह से जो है नक्सलियों की मदद करते थे और देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहे थे, वो पकड़े गए। कांग्रेस के लोगों ने उनको डिफेंड किया, हर संभव कोशिश करी कि गिरफ्तार ना हो, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई और सुरक्षा को और पुलिस को। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि चुनाव के दौरान बीजेपी का एजेंडा क्या है? मंदिर मुद्दे के साथ ही आप लोग जाएंगे या फिर मंदिर ट्रिपल तलाक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे? सिर्फ विकास के मुद्दे पर बातचीत होगी क्या? अक्षय जी, हम केवल और केवल विकास की बात करते हैं और देश को पिछले 4.5 साल के अंदर हम बहुत आगे ले गए। दुनिया के अंदर फ्रांस से ज्यादा तेज बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं।
चीन से ज्यादा तेज गति से विकास करने वाला देश बन गए हैं। आज दुनिया हमारे आर्थिक विकास का लोहा मान रही है और भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्वीकार कर रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो आप दावे कर रहे हैं, आपके दावों पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी कर रही हैं, वो इस बात का जवाब चाहती हैं कि 2 करोड़ रोजगार का वादा आपने किया, उनमें से कितना वादा आपने पूरा किया। आपने महिला सुरक्षा की बात की, अपराधों का बढ़ता ग्राफ महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। 15 लाख का वादा किया, काले धन के वादा किया कि वापस आएगा। ये तमाम मुद्दे आज भी उसी तरह बने हुए हैं। आप दावा कर रहे हैं कि जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मैं आमिर हैदर जैदी साहब आपके पास आऊंगा, इन दावों में कितना दम है? देखिए, हमने सुना था, वहीं से शुरू करता हूं जहां से आप पूछना चाहते हैं। हमने सुना था नोटबंदी से नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर टूट गई, सुना था हमने ये, लेकिन प्रधानमंत्री आज उसी का रोना रो रहे हैं। दूसरे, आपको एक मुबारकबाद दूंगा, आपका आरोप मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे विपक्ष उठाने में भी असफल रहा है और विपक्ष भी उसमें जाता है जिसमें जाता है। लेकिन आपको एक सूचना भी दे दूं आपके चैनल को कि 12 नवंबर 2018 को जंतर मंतर पर बेरोजगारों का मेला लग रहा है। उन बेरोजगारों का जिन्हें योगी सरकार ने बेरोजगार किया है, जैसे यूपी दरोगा भर्ती 2016, सिपाही भर्ती 2013, टीचर भर्ती, उर्दू भर्ती, पीटीआई, सबका एक मेला लग रहा है। आप आए और आके देखें कि विपक्ष ऐसे मुद्दे भी उठाता है, लेकिन आपका चैनल मुबारकबाद के पात्र है कि इस मुद्दे पे भी बात करता है। लेकिन डबल श्री ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हर नागरिक आतंकवादी होता है, तो प्रधानमंत्री भी ऐसी कोई परिभाषा परिभाषित कर देते ताकि हम उनकी भी परिभाषा सुन लेते। डबल श्री की तो हमने सुन ली। हमने तो ये सुना था कि जो संविधान में यकीन नहीं रखता वो आतंकवादी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता वो आतंकवादी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानता वो आतंकवादी होता है। जंतर मंतर पे संविधान की प्रतिलिपि जलाई जाती है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, उसे कोई आतंकवादी नक्सलवादी नहीं कहता है। ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर एक मीटिंग होती है, उसमें निकल के एक कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है निर्णय देने वाला, जो हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को उस पर मोहर लगानी होगी। वो क्या होता है? क्या वो आतंकवादी नहीं होता है? वो कौन होता है जो सबरीमाला के ऊपर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और केरल में जाके ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले दिया करे जिसे सरकारें या हम मान ले, तो उसे किस श्रेणी में रखेंगे? और एक चीज और बताऊं सर जी, आप सुनिए, पूरा देश जाने, ये जो नक्सली है ये कम्युनिस्टों को ही क्यों मारते हैं, ये कांग्रेसियों को ही क्यों मारते हैं, ये आरएसएस वालों को क्यों नहीं मारते? इन्हें भी तो मारना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्टों पे और कांग्रेसियों पे तो आरोप ये लगता है, माफ कीजिएगा, सीधा बात कीजिए ना, नहीं कांग्रेसी और कम्युनिस्टों पे तो ये आरोप लगता है ना कि नक्सलवाद के समर्थक है, तो कोई अपने समर्थक को मारता है क्या? सवाल ये बनता है वनवासी कल्याण आश्रम कौन चलाता है? जवाब देश ये जानना चाहता है। देश ये भी जानना चाहता है कि आरएसएस के अभी तक किसी एक मामूली से कार्यकर्ता की नक्सलवादियों ने हत्या क्यों नहीं की? ये रिश्ते क्या है, ये बताए। इन रिश्तों पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आरोप आप लोगों पर भी लगते हैं। कांग्रेस को आज प्रधानमंत्री ने खुद कटघरे में खड़ा किया, लेकिन निधि यादव जी, उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में उन मुद्दों को राजनीतिक दल उठा पा रहे हैं, सभी जो मुद्दे आम जनता के सरोकार से ताल्लुक रखते हैं, या सिर्फ उन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल भी ज्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो, यानी वोट बैंक के लिहाज से? जनता के, तो देखिए मुझे लगता है कि जो जनता के मुद्दे हैं और जनता के मुद्दों में आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दा विहीन के साथ साथ दिशा विहीन हो गई है। जहां तक बात कीजिए आप, अगर 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, तो हम व्यापम स्कैम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज व्यापम स्कैम, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा घोटाला
घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसमें सिर्फ घोटाला ही नहीं, बहुत लोगों की जानें चली गई हैं, हत्याएं कर दी गई हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। राजस्थान की आप बात कीजिए तो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS में इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक एक परिवार में 13-13 लोगों को नौकरी मिली, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे मिड डे मील स्कीम का घोटाला हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाकर अगर छत्तीसगढ़ में आज बात कर रहे हैं नक्सलियों के हितैषी बनने की, तो 15 साल से सरकार तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की ही है। तो आखिर क्या वजह है कि अभी भी नक्सली जो मुद्दा है, जो समस्या है, उसका समाधान ये नहीं निकाल पाए हैं। अभी भी वहां पे अगर आप देखिए तो जो फ्रिंज एरियाज हैं, जहां पे नक्सली बहुत एक्टिव होते हैं, वो फ्रिंज एरियाज घटने की जगह बढ़ रहे हैं। जो रेड डिस्ट्रिक्ट है वो बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्या वजह है? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय आकर पूरा उनका संगठन, पूरी उनकी केंद्र की सरकार, उनके जितने भी राज्यों में सरकारें हैं, सिर्फ चुनाव के प्रचार का काम करने का काम कर रही हैं। आज अगर जरूरत है 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 2019 तक है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं केंद्र सरकार ने, उसको पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत लगाए? लेकिन उनको तो भाई सिर्फ चुनाव में प्रचार में जाना है और सिर्फ विरोधियों पे निशाने लगाने हैं। तो दिन दहाड़े विपक्षी पार्टी के बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है। बिना पर आप लोग ये दम भर रही हैं कि 2019 में मोदी सरकार को हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़, इन राज्यों में क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी है कि अपने दम पर आप लोग सरकार बना पाए, या फिर गठबंधन को लेकर जो आप लोग दम भर रहे थे उसकी भी हवा निकल गई? मुकाबला कैसे करेंगी निधि जी? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, हमेशा हमने जनता के मुद्दे उठाए हैं, किसी भी मीडिया चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। अगर आप जाके देखेंगे और खंगालेंगे तो हमेशा से समाजवादी पार्टी ने जनता के मुद्दे उठाए हैं। वो बात अलग है कि उसकी विजिबिलिटी कितनी होती है, ये तो आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं। और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज जहां सारे चैनलों में ऐसे दिशा विहीन और मुद्दा विहीन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, आपके चैनल ही जो है वो विकास के मुद्दे पे बात कर रहा है। आज जनता को जरूरत है रोजगार की। नहीं तो मैडम, वक्त की नजाकत तो समझिए ना, इसीलिए तो हम इस बहस को लेकर आए हैं कि बहस होनी चाहिए सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर। लेकिन आप लोग खुद भटक जाते हैं ना, तो इसमें इसीलिए ध्यान आकृष्ट करवाना पड़ता है कि इन मुद्दों पर तो आइए जिनसे लोगों का भला होना है। लेकिन आप लोग भी टिक जाते हैं कहीं मंदिर के मुद्दे पर, आप लोग कहीं टिक जाते हैं राफेल के मुद्दे पर। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, बिल्कुल नहीं निधि जी, मैं दोबारा आऊंगा ना आपके पास। आप लोगों पर भी सवाल खड़े होते हैं, आप लोगों पर भी मैडम सवाल खड़े होते हैं ना। ऐसी बातें नहीं करते हैं कि जो जनता विरोधी हो, जो जनता विरोधी काम करते हैं वही सरकारों को जाकर झूठ और अनर्गल बातें करने की जरूरत पड़ती है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, विकास के मुद्दे साथ रहेंगे इस बार चुनाव के? देखिए, हम सुशासन और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव में जा रहे हैं। हमने बहुत अच्छे काम किए, हमारे पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। अभी CPI की प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, मैं उनको बता देना चाहता हूं, उनकी जो पार्टी एक फैमिली इंटरप्राइज है और वो जनता की बात ना करे तो अच्छा है। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की बात की, सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग की बात की, इसीलिए जनता ने उनको यूपी से उखाड़ फेंका। हमारा जो काम है वो सबके सामने है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आपने एक परिवार की भलाई की, एक परिवार के ही लोग MP थे, एक परिवार के लोग MLA थे, एक परिवार के लोग मंत्री थे, एक परिवार के लोग ही CM थे। आप परिवार से बाहर नहीं गए, आप फैमिली इंटरप्राइज, आप हम पे आरोप प्रत्यारोप ना करें तो अच्छा है। आपने वर्ग के लोगों को, पटेल साहब मैं आ रहा हूँ, वर्ग के लोगों को पटेल साहब मैं आ रहा हूँ, आप ना बोले तो अच्छा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम जनता के लिए काम करते हैं। हमने 32 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खुलाए। हम ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन दिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 150 से 200%। मैं पटेल साहब आपके पास आ रहा हूँ, ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। आप लोग हम लोगों पे आरोप प्रत्यारोप करने लायक नहीं है, तो इसीलिए आप लोग ना बोले तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आज मुझे ये बताइए, आपने तमाम बातों का जिक्र खेमचंद शर्मा जी कर दिया। खेमचंद शर्मा जी नहीं, सवाल सुनिए। निधि यादव जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा। जब आपकी बारी थी आपको किसी ने नहीं टोका। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा।
भाषा की निधि यादव जी। मर्यादा का ध्यान दूसरे तरफ निधि यादव जी, हम बार बार अपील करते हैं, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि आप लोग खुद भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं, सुनने की आदत डालो। आप लोग भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं और ये बात सभी राजनीतिक दलों पर लागू होती है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। खेमचंद शर्मा जी मुद्दे पर आइए। आप परिवारवाद की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है, इससे अलग हटिए। मुझे ये बताइए, क्या एक ही परिवार का मुख्यमंत्री, ऐसा क्यों सर? कोई कम कोई ज्यादा, आप भी चल उसी राह पर रहे हैं ना, मतलब क्या है कि आप भी उसी राह पर चल रहे हैं ना। पार्टी नहीं, हमारे यहाँ पार्टी भी डेमोक्रेटिक। सर मेरी बात सुनिए, अगर आप सामने वाले पर तंज कसते हैं, खेमचंद शर्मा आप सामने वाले पर सवाल उठाते हैं तो कीचड़ आप पर भी उछलेगा। आप मध्य प्रदेश में सूची देखिए, आपने मध्य प्रदेश में आपने मध्य प्रदेश बीजेपी कैंडिडेट की सूची नहीं देखी सर। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता अध्यक्ष खेमचंद शर्मा जी, पीएम अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ भाषणबाजी करें तो मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण दे दीजिए। मैं आपका क्वेश्चन का जवाब देता तो सर मुझे ये बताइए, परिवारवाद की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी की नजर में क्या है? मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी होती है, उनमें कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके परिवार वालों को दिया गया? नाम गिनाऊं? नाम गिनाऊं? अगर परिवार का व्यक्ति मेहनत करता है, बरसों मेहनत करता है, कार्यकर्ताओं के बीच में स्ट्रगल करता है, काम करता है, उसको टिकट दी जाती है, लेकिन सर ये बात दूसरों पर भी लागू होती है ना, परिवार को ये बात दूसरों पर भी लागू होती है तो आप पर भी लागू होती है, बिल्कुल, क्योंकि ये दाग आपके दामन पर भी जाएंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले खेमचंद शर्मा जी, अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, खेमचंद शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा जी। हसीब सिद्दीकी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक बात का जवाब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। आपको नहीं लग रहा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सबके पास अपने रटे रटाए मुद्दे हैं, वो मुद्दे जिनसे आम जनता का भला होना है, उससे दूरी आपको नजर नहीं आती? कोई भी राजनीतिक दल हो। अच्छा, ये देखिए, ऐसा है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप देख लीजिए 4 दशकों 5 दशकों में कभी मुद्दा आधारित चुनाव होता ही नहीं, कभी विकास की बात पर चुनाव होता ही नहीं। इंदिरा जी ने 1970 में जब नारा दिया गरीबी हटाओ, कैसे हटेगी इसके लिए कोई जो है उन्हें प्लान नहीं दिया, लेकिन जीत के आ गई। मोदी जी आते हैं 14 में, वो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, कैसे आएंगे कोई पता नहीं है, वो चुनाव जीत के आ गए। तो बात होती है विकास की। राजीव गांधी ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया देश की जो है हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में, और विकास, और जो है वो उन्होंने पंचायतों को में आमूल चूल परिवर्तन किया, और जो है पंचायतों को जो है गांवों को अधिकार दिया, वहां के लोगों को अधिकार दिया, जो उसको इतना बड़ा मुद्दा था। उस चुनाव में वो मुद्दा बनेगी नहीं। उत्तर प्रदेश में लीजिए आप, अखिलेश यादव ने जो भी काम किया, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे कॉन्वेंट स्टेडियम हो, चाहे मेट्रो हो, ये काम हुए। कैसे हुए, क्या वो अलग मुद्दा है। चुनाव में इस पर बात नहीं हुई। आज नई सरकार आई है, वो उसके फीते काट रही है, उसको नोवेट कर रही है। तो हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि इन मुद्दों पर जनता जो है वो वोट नहीं देती है। वो वोट देती है एक दूसरे के आरोप पर, तुम चोर, ये कहो कितने, इसके ऊपर जो है आदमी जो है वो वोट जो है देता है। इसके ऊपर जनता को भी एक बार जो है निर्णय लेना पड़ेगा कि हम किन मुद्दों पर चुनाव देंगे, कि हम गरीबी बदेंगे, हम जो है जो वादे किए गए थे पूरे हुए नहीं हुए। अब कोई बात नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे 5 साल बाद हम जवाब देंगे, हमने क्या किया, क्या रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन जिन प्रदेशों में 15 साल हो गए आपके, 5 साल हो गए राजस्थान में आपके, वहां आप क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड कार्ड है? कोई जवाब कोई भी ने कहा। तो दोनों ओर से एक ही स्थितियां हैं, ना वो जवाब देते हैं और ना ये हमला करते हैं। लगता ये है कि साहब जो नए मुद्दे आते हैं उससे लाभ हो सकता है, तो हर पार्टी जो है उसको उठाने का प्रयास करती थी। चलिए, इतने बड़े मुद्दे इस वक्त हैं बैंक का। हाँ, जी आप आरबीआई को मुद्दा कोई मामूली मुद्दा है। आरबीआई देश में पहली बार 70 साल में पहली बार 70 साल में पहली बार सेक्शन 7 में सरकार ने निर्देश दिया। 70 साल में पहली बार सरकार कहती है आरबीआई से कि 3.760 लाख करोड़ रुपए जो हमको दे दो आप। पहली बार हुआ ये मुद्दे नहीं बन रहे। गलत कह रहे हैं। आज नेशनल टीवी पे गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसको वापस गूगल करें, आप गूगल करें, आपने गलत स्टेटमेंट दिए। आज इसको लेकर खंडन तो आया है, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, आज खंडन इसको लेकर तो आया है। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, अगर कहीं पर धुआं उठेगा तो आग लगने की गुंजाइश होती है। हम एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं।
निर्देश देना, जनता की भलाई के हम निर्देश एक देना ब्रेक के लिए रुक रहे सरकार का कर्तव्य है, सरकार सर, हम अपनी जनता की जिम्मेदारी भलाई है। की बात कर रहे हैं। आप कैसे जनता की भलाई को लेकर आप क्या कैसे कुछ नतीजे सामने दिख रहे हैं, इस पर भी बात होना जरूरी है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे कि विकास के मुद्दे पर चुनाव की शुरुआत तो की जाती है, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और मुद्दा कभी मंदिर रह जाता है, कभी जनेऊ रह जाता है, कभी हिंदू आतंकी हो जाता है। ये तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक दल उन्हीं मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं जिससे उनका वोट बैंक की सियासत हल होती हो। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। हम बात कर रहे हैं चुनावी महाभारत की। चुनावी महाभारत में मोदी को शिकस्त देने के लिए राहुल गांधी राफेल मुद्दे को धार देने में जुटे हैं, लेकिन इससे कथित घोटाले को लेकर अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जैसे राफेल मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को चोर तक की संज्ञा दी जा रही है, क्या वो मुद्दा विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बनेगा, या फिर बीजेपी मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उससे बीजेपी की नैया पार होगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जैदी साहब आपके पास आऊँगा। आपको लगता है कि राफेल के सारे नैया पार होगी विपक्ष की? देखिए, राफेल के सारे नैया पार होगी ये तो बात तय है कि प्रधान जब सुप्रीम कोर्ट के अब अंदर चला गया है तो राफेल की कीमत तो इन्हें बतानी पड़ेगी। मसला ये नहीं है कि नोटबंदी की अभी बरसी गुजरी है, सालगिरह, जिसे मैं कहना चाहिए उसे पूछना चाहता हूँ कि नोटबंदी से अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी स्वस्थ हो गई है और इतना विकास हो गया है हमारा कि हमारे चारों तरफ हरा हरा नजर आता है, तो हम ये सेक्शन 7 क्यों लागू करने चले आरबीआई का? एक फंड होता है जो हर किसी नागरिक के पास भी होता है, कंपनी के पास भी होता है, जिसे आपातकालीन फंड कहते हैं। नहीं तो इस पर खंडन आ गया आज? नहीं सर, नहीं आया। सुन लीजिए, वो जो खंडन आया सर वो मैं जानता हूं, सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। और वो उसका इस्तेमाल कब होता है? हमारे देश ने उसका इस्तेमाल सिर्फ एक दफे किया है 62 के अंदर, जब चीन से युद्ध हुआ था। उससे पहले नहीं किया, उसके बाद नहीं किया। ऐसे क्या आपातकाल की स्थिति बन गई कि उस फंड की डिमांड हमें करनी पड़ी? जब आरबीआई के गवर्नर ने एतराज दर्ज कराया तब उस पे एक क्लियर वो आता है, लेकिन सेक्शन 7 लागू होता है तो आरबीआई के गवर्नर की भी ताकतें समाप्त हो जाती हैं। ये तो वो देश जाने। बीजेपी के प्रवक्ता यहां बैठे बखान कर रहे थे अभी विकास का। सर बता दीजिए 2016 के जो 66 अभ्यर्थी हैं दरोगा के, उनका क्या दोष है? वो तो किसी वंशवाद से आते नहीं है, सारी परीक्षाएं पास कर ली। 70,000 2013 के सिपाही भर्ती के सफल अभ्यर्थी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका क्या दोष है? वो तो किसी जात बिरादरी के एक के नहीं है, किसी राजनीतिक नेता के घर से भी नहीं आते, उनका क्या दोष है? उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कराया? 13 से 68,000 बीए टीचर हैं, उन पे आपने लाठी मंडवाई, जलियाना वाला बाग याद आ गया, उनका क्या दोष है? वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा आप ले रहे। पीटीआई टीचर है अध्यापक 32,000, उनका क्या दोष है कि उनकी आपने नौकरी छीन ली? प्रधानमंत्री ने कहा था हम साल हर 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे साहब, जिन्होंने मिल गया उन्हें ही दे दीजिए, वरना मैं आपको दावत देता हूं, आइए जंतर मंतर पर फिर कहता हूं 12 तारीख को देखिए जन सैलाब बेरोजगार। नहीं, एक सवाल यहाँ पर जैदी साहब ये भी उठेगा कि आप लोग ये तमाम मुद्दे जरूर गिना रहे हैं, लेकिन अनु पटेल, आप लोग ये भरोसा देने में भी तो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि अगर आम जनता आप पर भरोसा करती है तो आप रोजगार कितना देंगे, आप लोगों को सुरक्षा कितनी दे पाएंगे, आप तमाम जो मुद्दे उठा रहे हैं इनको किस तरह से निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे, ये आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो सिर्फ माहौल बना रहे हैं क्या? सर एक अच्छा जी, पिछले 4 से 4.5 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, केंद्र में, और जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें से भाजपा की सरकार है, तेलंगाना में एक दूसरी पार्टी की सरकार है। इन्होंने जो है 15 साल होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, 15 साल होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, और 5 साल होने वाले हैं आपके राजस्थान में। अगर वहां पे जो है मौजूद सवाल उभर रहे हैं रोजगार के, अगर वहां पे मौजूद सवाल किसान के आत्महत्या के उभर रहे हैं, नक्सली की समस्या की उभर रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो सरकार विफल रही है। और दूसरी बात ये है, नहीं पटेल साहब, लेकिन प्रश्न तो ये भी उठेगा ना कि आप जब खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकारें हैं,
आप इन मुद्दों को भी हाँ। ये मुद्दे तो हर चुनाव में उठाए जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि आप लोग कन्विंस नहीं कर पाते आम जनता को अपनी इन बातों से? अगर ये तमाम दिक्कतें हैं, फिर कैसे वहां पर बीजेपी सरकार बना ले जा रही? अच्छा जी, इस बार जो है जितने भी राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं पूरी तरीके से ब्लैकआउट होगी भाजपा। जिस तरीके से ये वादे किए हैं उस वादों में ये पूरी तरीके से विफल हुई है और इसका जो है क्लाइमेक्स आपको 2019 में दिखेगा। मैं तीन पॉइंट्स रखना चाहूंगा अच्छा जी आपके सामने। भाई विकास होता क्या है? विकास के जो है 3 से 4 चरण है। पहला नंबर है किसान का जो है पूरी तरीके से उसको उसकी लागत का सही मूल्य मिलना चाहिए और उसको जो है केंद्र से सब्सिडी मिलनी चाहिए। मूल्य का लागत नहीं मिल पा रहा, सब्सिडी ये तो आपको लगता है कि सब्सिडी से किसानों का भला हो जाएगा? को दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सब्सिडी से भला हो जाएगा तो पिछले 10 साल आप लोग सब्सिडी आप लोग देते रहे ना। आप लोगों ने कर्ज माफी भी की, फिर किसानों के स्वास्थ्य में बदलाव क्यों नहीं आया अनु पटेल साहब? और बिल्कुल बदलाव आया। और जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात अब आप लोग कह रहे हैं, 10 साल आप लोग रहे तो तब आप लोगों को इसकी सुध नहीं आई? या किसान 2014 के बाद से आत्महत्या कर रहे हैं? 4 से 4.5 अच्छा जी 4 से 4.5 साल हम विपक्ष में सत्ता में नहीं है। हम सत्ता में जिस दिन आएंगे हमने सर इससे पहले तो 10 साल सत्ता में रहे, हम ये नहीं उसको भूल जाएंगे क्या? हाँ तो हमने माफ किया है। हमने बिजली का बिल कम किया है। हमने जो है उसके उत्पादन जितना भी लागत सर किसानों की दशा में सुधार क्यों नहीं आया पटेल साहब? आज अगर किसानों की तकदीर तो बदलनी चाहिए थी, परिवर्तन तो होना चाहिए था। बिल्कुल बदलेगी। नहीं तो ये सवाल भाजपा से पूछना चाहिए। 4 से 4.5 सरकार यानी आपसे ना पूछा जाए तो वो क्यों आपसे ना पूछा जाए ना? नहीं बिल्कुल हमसे पूछा जाए। हम जहाँ हमारी सत्ता नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है ना, हमारी नहीं सत्ता तो हमारी नहीं है ना। सत्ता जिसकी उससे हम जिस दिन आए आप हमसे सवाल करिए, हम उसका जवाब देंगे। आज इस समय ये सवाल तो हम शर्मा जी से कर ही रहे हैं, तो उसके लिए ये सवाल तो हम शर्मा जी से उठा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो ये कर नहीं बच सकते, वो हर मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके बच नहीं सकते, क्योंकि अब 5 साल का हिसाब देने का वक्त उनके पास आ गया। लेकिन आपने किसानों का जिक्र किया तो पुराने 10 सालों का जिक्र भी जरूर होगा। निधि यादव जी, किसानों की दिशा कभी नहीं बदली। कल भी किसान परेशान था, आज भी किसान परेशान है, और अगर यही हालत रही तो शायद भविष्य में भी किसान परेशान रहेगा। कब तक वो सिर्फ वादों पर जिए? ये धोखा नहीं किसानों के साथ? बिल्कुल देखिए धोखा है किसानों के साथ, और मुझे लगता है कि जितना ज्यादा धोखा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को धोखा मिला, पिछली किसी सरकार में नहीं मिला। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से कि 2014 से 2015 में जो आत्महत्या की दर किसानों की बढ़ी है वो पिछले सरकारों में कभी नहीं इतनी ज्यादा बढ़ी। जिस तरह से लाठियां आज किसानों के ऊपर भांजी जा रही हैं, किसी सरकार में ये जलियांवाला कांड जो चाहे बेरोजगार हो चाहे किसान हो, इस तरह का कहीं भी घटनाएं नहीं हुआ करती थी। और जिस तरह से आप स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट की मांग तो अभी भी किसान यहाँ कर रहा है, किसानों का कोई नहीं सुनने वाला। मध्य प्रदेश, क्योंकि चुनाव आज का मुद्दा है कि जिन प्रदेशों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की और जहां चुनाव होने वाले हैं, मैं उसी से रिलेटेड अपनी बात करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उसी प्रदेश से रिलेटेड ही बात करें तो बेहतर होगा, अगर उनके पास जवाब है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, मंदसौर में जो किसानों को 5 किसानों को मार दिया गया, जो वहां के पुलिस प्रशासन की गोलियों के द्वारा जो हत्याएं कर दी गई, उसका जवाब इनको मिलेगा। यही नहीं, खासकर आप चाहे राजस्थान देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का जो समस्या है उसको देखिए, हर मोर्चे पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। और हमारे देश के जो बड़े नेता हैं जो दिल्ली में बैठते ये हैं, जो जवाब देने की बात आप कर रही हैं निधि यादव जी, ये जवाब समाजवादी पार्टी देने में सक्षम है, या फिर आपको लग रहा है कि कांग्रेस मुकाबला कर रही है, वो विपक्षी जीत है? हमारी सरकार थी और हमने जितने विकास के काम किए, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी। 2 दिन पहले अभी लखनऊ अभी आप मध्य प्रदेश की बात कर रही थी, फिर उत्तर प्रदेश आ गए, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रही थी, राजस्थान का कर रही थी, फिर उत्तर प्रदेश आ गए। एक जगह रही है ना मैडम? जवाब तो मैं वही, अक्षय जी सीधी सी बात है, जहां हमारी सरकार है, जहां पे हम सत्ता में थे, वहीं का जवाब हम दे पाएंगे। आप छत्तीसगढ़ का जवाब भारतीय जनता पार्टी से मांगे। नहीं तो मुझे ये बताइए कि तमाम ये विकास की बातें आप बता रही हैं, किसानों की दुहाई आप दे रही हैं, तो ये बताइए कि आखिर क्या वजह ऐसी हो गई कि लोगों ने नकार दिया समाजवादी पार्टी को? 224 के मुकाबले 47 पर खड़ा कर दिया, वो भी दोस्ती करने के बाद।
और जनता ने उसका जवाब तुरंत उपचुनाव में दे भी दिया। आज जनता को जो फुसलाने बहलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके तुरंत बाद जब उपचुनाव हुए, फूलपुर हो चाहे आपका गोरखपुर हो, यानी आपको लग रहा है कि उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो आप लोगों के लिए संजीवनी की तरह हैं, उनके आधार पर आपको लग रहा है कि आप लोग सत्ता पाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आऊंगा, अब दोबारा आपके पास आऊंगा। खेमचंद शर्मा जी, झूठे वादे करने वाली अब देखिए किसान को चाहिए क्या? किसान को चाहिए होता है बीज, खाद, पानी। हमने किसान को नीम कोटेड खाद दिया, आज किसान के पास प्रचुर मात्रा में खाद है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के राज में आप 100 किसानों को पूछेंगे, 95 किसान बोलेंगे कि उसको ब्लैक मार्केट में से खाद खरीदना पड़ता था, उसको डबल रेट में खाद खरीदना पड़ता था, क्योंकि इनके राज में जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से प्रशासन चलता था। वहां पे प्रशासन प्रशासकों के हाथ में नहीं था, बल्कि गुंडों के हाथ में था। आज किसान को प्रचुर मात्रा में खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, पानी मिल रहा है। हमने उसको एमएसपी प्राइस बढ़ा के उसको प्रॉफिट दिया है, हमने किसान को इंश्योरेंस दिया है, हमने किसान को एम्पावर्ड किया है। एमएसपी की जो बात आप कर रहे हैं, आपको 4 साल के बाद याद आया कि किसानों की एमएसपी बढ़ता है। इस साल किसानों से बात की गई, इस साल लागत बढ़ी है, तो हमने किसानों को उसी तरीके से एमएसपी बढ़ाया। अगर किसानों को इतना फायदा, सुनिए 4,000 रुपए क्विंटल, अरे सुनिए तो जनाब, 1850 बाजरे का रेट है। खेमचंद शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि किसान अगर इतना खुशहाल है आज की डेट में, सरकार ने इतना किसानों के हित में काम किया, तो क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर किसान सड़कों पर उतरकर कहीं पर दूध बहा रहा है, कहीं सब्जियां फेंकता है, सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करता है, गोलियां तक चलानी पड़ जाती है। ये रियल किसान है, जो रियल किसान है, उनसे सीएम ने बात की महाराष्ट्र के, वो वापस हो गए। जो फेक किसान थे, कभी किसान दूध नहीं बहा सकता, दूध को पूछता है, वो रोड पे नहीं डाल सकता, कभी भी वो अनाज को रोड पे नहीं डाल सकता। वो फेक किसान थे, वो 5,000 रुपए का कुर्ता पहन के किसान बन के रोड पे फोटो खिंचाने के लिए आए हुए थे। तो आपका क्या कहना है? आमिर हैदर जैदी अंधेरा होने के बाद जाते हैं, वो दूध फैलाते हैं, या अनूप पटेल जाते हैं, वो फसलें बर्बाद करते हैं? की कोशिश कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, जी नहीं, आपको क्या लग रहा है? साजिश अगर आपको लगती है, तो इस साजिश का अगर आप भांडाफोड़ नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते, तो भी कटघरे में आप हमने अर्बन नक्सल पे कार्रवाई की, तो भी कटघरे में ना सर। आपने कहा कि किसानों की आड़ लेकर कुछ लोगों ने भड़काने का प्रयास किया। खेमचंद शर्मा जी, कितने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई आप लोगों ने की? बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, कितने लोगों ने कार्रवाई की? और गरीब लोगों आप एक मुद्दे से हटकर दूसरे में भाग जाएंगे। कांग्रेस दे रही है, जहां पर आपको मुफीद नहीं लगता, वहां से आप दूसरे मुद्दे पर टर्न कर जाते हैं। मैं किसानों की बात करूं, किसानों का मैंने गिनाया, हम बीज दे रहे हैं, मुझे ये बताइए, हम खाद दे रहे हैं, हम जिन किसानों को प्रदर्शन के दौरान गोली लगी, अगर आपको लगता है कि वो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते थे, साजिश के तहत विरोध कर रहे थे, तो मुआवजा सरकार की तरफ से क्यों दिया गया? उस पर कार्रवाई हुई है। खेमचंद शर्मा जी, अगर आपको लग रहा है कि जो विरोध करने वाले किसान थे वो किसान नहीं थे, वो साजिश करता थे, कह रहा हूं कि जो रियल किसान थे, उन्होंने सीएम से बात की, महाराष्ट्र सीएम से, और उन्होंने इशू रिजॉल्व किया, और वो पीसफुली सम्मान के साथ अपने गांव को लौटे। लेकिन जो फेक लोग थे, जो कांग्रेस के गुंडे उसमें मिले हुए थे, कांग्रेस के नेता उसमें मिले हुए थे, वो दूध को रोड पे बहा रहे थे। कभी भी हमारे भी, मैं भी किसान का बेटा हूं, सर कार्रवाई क्यों नहीं की? कभी भी प्रश्न तो ये उठेगा, हसीब सिद्दीकी साहब दूध को मेहनत से कमाता है, वो रोड पे बहा नहीं सकता। खेमचंद शर्मा जी, नियत पर सवाल तब उठते हैं ना कि जब एक तरफ आप ये दुहाई देते हैं कि साजिश की जा रही, सरकार के खिलाफ लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हसीब सिद्दीकी साहब, अगर कोई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सर एक्शन लिया ना। क्या एक्शन लिया? हमने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? के खिलाफ एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? कोर्ट ने फटकार लगाई, क्योंकि विपक्ष की कोर्ट ने खेमचंद शर्मा जी फटकार लगाई कि जो कांग्रेस के बड़े नेता सर सुनिए, कोर्ट ने फटकार लगाई कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है, कोर्ट में मामला है, उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, समर्थन दे रहा है, रात को अब तक कार्रवाई नहीं है। जनता के मुद्दों पे कोर्ट नहीं खुलवाई जाती, लेकिन अर्बन नक्सल के मुद्दे पे आधी रात को कोर्ट मैं आऊंगा। आपने कोर्ट की बात की है, तो मंदिर का मुद्दा भी आएगा। हसीब सिद्दीकी साहब, मंदिर का मुद्दा हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। सर अब सुन लीजिए, एजेंडे से हटा दीजिए ना, संकल्प पत्र के रहेंगे, संकल्प पत्र से हटा दीजिए ना। जब आस्था का विषय है,
आस्था का विषय तो एजेंडे में क्यों शामिल है? भावना के मुद्दे भी संकल्प पत्र में रहते हैं। हसीब सिद्दीकी साहब, मैं एक रिएक्शन, मैं जैदी साहब आ रहा हूँ, बगैर माने जैदी साहब मैं आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में आप कैसे कह रहे हैं? आ सकता है, कानून आ सकता है। ये इंसान सबसे बड़ा आतंकवादी है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। आतंकवादी ये इंसान सबसे बड़ा नक्सलवादी है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। जो सुप्रीम कोर्ट को ना माने वो आतंकवादी, जो संविधान को ना माने वो नक्सलवादी। ये बताएं, ये दोनों मुद्दे बताएं। मेरे मुंह में ना डाले। आतंकवादी जो सुप्रीम कोर्ट को ना माने वो आतंकवादी, कह रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट को ना माने वो नक्सलवादी। ये बनवासी कल्याण आश्रम का जो आरएसएस की तंजीम है। गांधी के देश बताएं। मैं आपको बताता हूं, की गतिविधियां फैलाते हैं, केरल में, नाम पे केरल में, शर्मानी चाहिए। आप अरे यार ये कौन को आतंकवादी हो, आपसे बड़ा ये बेकार आतंकवादी की कोई बात। नहीं है। आप टीवी देखिए पे प्लीज बैठिए। प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, प्लीज प्लीज मैं वापस आऊंगा। आप गांधी के देश को, खेमचंद शर्मा जी, अनूप पटेल, अनूप पटेल, हाँ, खेमचंद शर्मा जी, आप थोड़ा दर्शकों का लिहाज कीजिए ना सर, आप क्या बात करेंगे? थोड़ा दर्शकों का लिहाज कीजिए ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं हसीब सिद्दीकी साहब, गांधी के विचारों की ये बनवासी कल्याण आश्रम के जो नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, ये नक्सलवादी देश में सत्ता चलाने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, लोगों को भड़काते हैं, जो लोगों को उकसाते हैं, जंतर मंतर पे इन्होंने संविधान टीवी के पे बैठ के बोला है चलाएंगे। आरएसएस और बीजेपी के ये लोग नहीं बताएंगे। मारे जा रहे। कैसी इन्होंने स्टेटमेंट या दी है, देश को बता ये दें। लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सर हो गया, ऐसे ही लोग अगर नक्सल हैं, हो गया ऐसे ही शर्मा लोगों को जी, की जैदी जरूरत साहब, है। यही लोगों को जैदी बदलाते साहब, हैं। खेमचंद शर्मा जी, हो गया। जी अब मैं हसीब सिद्दीकी साहब आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, हालांकि उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है जिसको एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है कि वो नतीजे काफी कुछ संकेत देंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि 2019 में मंदिर का मुद्दा ज्यादा हावी रह जाएगा या फिर कथित राफेल घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ माहौल बना पाएगा? देखिए अभी 6 महीने बाकी हैं जो चुनाव के परिणाम आएंगे इन 5 राज्यों के। उन 5 राज्यों के बाद बीजेपी अपनी रणनीति तय करेगी, जहां तक मेरा मानना है ये। अगर ये वहां जीतते हैं या हारते हैं, उसके बाद ये तय करेंगे कि हम जो है राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठाएं या उसको ठंडे बस्ते में हम डाल देंगे। ये मेरा मानना है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि ये मुद्दे को आगे गरमाएंगे या उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। ये सब डिपेंड करेगा इन 5 राज्यों में चुनाव आने के बाद। अभी इतनी लंबी बहस हो रही थी, गर्मी हो रही थी। मैं एक बात कहूंगा बीजेपी के लोगों में, एक ये खराबी है, जो इनकी बात से सहमत ना हो वो व्यक्ति देशद्रोही, जो किसान सड़क पे आ जाए हैं वो जो है साहब वो एक रियल किसान है, एक जो है फेक किसान है, एक रियल मजदूर है, एक फेक मजदूर है। आप जो करें, आपके लोग करें, मालेगांव में धमाका करें, मालेगांव में लोगों को मारें, वो आतंकवादी नहीं है। कहीं और करते हैं वो आतंकवादी है। अब भगवान ने करे कोई घटना नहीं सिद्दीकी साहब, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अर्बन नक्सलाइट्स को लेकर इस तरह से सीधा आरोप लगाते हैं तो ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल भी है कि अगर देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है, एक पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि अर्बन नक्सलवाद को डिफेंड करती है और एक तरफ माओवाद को खत्म करने की बात करती है, ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? वही बात मैं देखिए, वही बात अक्षय जी मैं कहने जा रहा हूं, जो बात आपने उठाई अभी। आप ये बताइए गुजरात में जो कुछ हुआ, वहां का गृह मंत्री मारा गया, गृह मंत्री के बाने एक खरीद जो हत्याएं हुई, वहां एक गवाह आ जाता है, वो कहता है कि बंजारा ने जो है जो मरवाया उसको। ये स्थितियां है देश की। आज स्थिति ये है कि आप आरोप लगा देते हो कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, कोई उसका सबूत नहीं देते हो। लेकिन भगवान ने करे कोई ऐसी घटना हो इस देश में हमारे साथ तो बाद देता मारा जाए, लेकिन आप सिर्फ कहते हो कि ऐसी धमकी दी गई, ऐसा हुआ। और मारे कौन जाते हैं? मारे जाते हैं दंतेवाड़ा में कांग्रेस की पूरा नेतृत्व जो है पिछले चुनाव में दंतेवाड़ा में खत्म हो गया। मारे वो जाते हैं। जैसे अभी हमारे रही साहब ने कहा, मारे कौन जाते हैं? सीपीआई सीपीएम को लोग मारे जाते हैं। तो आप तो सिर्फ हवा में माहौल बांधने का काम करते हो। प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। चले ठीक, नहीं खेमचंद शर्मा जी, ये भी तरीका ठीक नहीं होता ना कि जो भी सरकार से सवाल कर दे उसको आप किसी का प्रवक्ता बता दें। डॉक्यूमेंट थे, पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है। आप झूठ ना बोले, आप टीवी पे झूठ ना बोले, पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है। वहां से डॉक्यूमेंट प्राप्त किए गए, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में भी उनको लिस्ट किया गया है। पुलिस ने उसको डिटेल आउट भी किया है। ठीक है, मैं जदी साहब आपके पास आ रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी बात करते हैं, सर सुनने का धैर्य तो रखिए। नहीं करते। गोधरा के टाइम में आपने सुनने का धैर्य तो रखिए ना। कहाँ चले गए?
आप सर एक तरफा बात ना करें, आप पत्रकार हैं, न्यूट्रल बात करें, आप बाइक तरीके से बात ना करें, आप बाइक तरीके से बात करें, हम किसी को दबाने की बात, हम सभी को एम्पावर करने का काम करते हैं। शर्मा जी सुन तो लीजिए, शर्मा जी सुन तो लीजिए, आम दर्शक हमारे बहुत समझदार हैं, वो सब समझते हैं। दंतेवाड़ा में कांग्रेसी मारे जाते हैं, केरल में पश्चिम बंगाल में सर उत्तर देने के लिए आपको आमंत्रित किया है ना खेमचंद शर्मा जी, उत्तर देने के लिए आपको आमंत्रित किया है, आप दूसरों से सवाल नहीं करेंगे ना। मैं लेकिन सिद्दीकी साहब रोक रहा हूँ आपको। खेमचंद शर्मा जी अब कार्यक्रम के समापन का वक्त भी हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे पर उलझ कर रह जाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक प्रश्न अनूप पटेल आखिर क्या ऐसा कनेक्शन है कि प्रधानमंत्री को खुले मन से कहना पड़ता है कि अर्बन नक्सलाइट का एक तरफ आप लोग बचाव करते हैं, आपकी पार्टी के नेता उन्हें क्रांतिकारी का दर्जा देते हैं, तो वो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आतंकवादी आप लोगों की नजर में क्या है, वो भी क्रांतिकारी हैं क्या? जी अच्छा जी, वी आर असेम टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर सच एज नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी सेइंग सर हिंदी में आ जाइए, हमारे दर्शक हिंदी ज्यादा बेहतर समझते हैं। हाँ, हिंदी में आ जाइए। मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे झूठ। अरे शर्मा जी चुप रहो यार, दूसरे हम लोगों को बात करने दो। हम ये कह रहे हैं कि इनके पास एक भी मुद्दे नहीं है, इनके पास रोजगार पे बात बंद, किसानों के लिए बात बंद, विकास के लिए। चले अब आप लोग आपस में उलझ गए, इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि चुनाव के दौरान क्या मुद्दे होंगे। तू मैं से आगे राजनीतिक दल नहीं बढ़ पाएंगे, इतना तो तय है। विकास के मुद्दे कहीं पीछे रह जाएंगे। जैदी साहब एक फाइनल रिएक्शन बड़े संक्षेप में मैं आपसे जरूर चाहूंगा। आप लोग भी तमाम मुद्दों को उठाते हैं। खेमचंद शर्मा जी अब टाइम अप हो गया। खेमचंद शर्मा जी, जैदी साहब एक फाइनल रिएक्शन। आप लोग भी तमाम बातें जरूर करते हैं, तमाम आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जब आम जनता के हितों को लेकर जंग लड़ने की बात होती है तो आप लोग भी मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। विपक्ष में एक सवाल है, एक किसी ने आपको याद जवाब दीजिए, अब जवाब देने का समय है ना। जवाब ही दे रहा हूँ सर, जवाब ही दे रहा हूँ। अनु पटेल हो गया, याद होगा, अनु पटेल हो गया। किसी ने एक ट्वीट और रीट्वीट कर दिया था, उसे जेल भेज दिया गया था महाराष्ट्र के अंदर। पूरा सोशल मीडिया उठा के देखिए। अरे सर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, आप लोग जनता से जुड़े मुद्दों की आवाज उठाने की बात कहकर भाग क्यों खड़े होते हैं? इस पर जवाब दीजिए ना। और सोशल मीडिया में कोई कार्रवाई नहीं होती। आज की सरकारों में, पहली सरकारों में एक अंतर है किसान को लेकर। पहले जब आंदोलन होते थे तो उनकी सुनी जाती थी। आज की सरकारें अगर किसान चलिए कुल मिलाकर मुद्दे क्या प्रमुख होंगे अब ज्यादा इसको समझना मुश्किल नहीं है। अब कार्यक्रम के समापन का भी वक्त है, लेकिन मुद्दे वही हैं, मुद्दे वही हैं 2014 वाले। 2014 में जिन मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी ने माहौल बनाया था, वो मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। आम जनता उन पर जवाब चाहती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी उन मुद्दों को उठाने के बजाय वो भी दूसरे मुद्दों की तरफ भाग जाती हैं। सरकार भी ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है जिनसे उनको वोट बैंक का फायदा होता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले चुनावों के लिए जद्दोजहद सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन आम जन सरोकार से जुड़े मुद्दे से कहीं ना कहीं सभी सियासी दल भागते नजर आते हैं। सवाल यह है, मुद्दा आम जनता से जुड़ा उठना चाहिए या फिर मंदिर के मसले पर माहौल बनाना चाहिए या फिर राफेल जैसे मुद्दों को लेकर आवाज उठानी चाहिए, जिसको लेकर अब तक कोई भी सबूत सामने नहीं लाया गया। और अगर सबूत हैं तो उन सबूतों को आधार बनाकर कोर्ट की शरण में भी जाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, दल कोई भी हो। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।